दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज इस कक्षा में अध्ययन करेंगे एचटेट PYQ 2023 की का जो है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की साइकोलॉजी का जो पार्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे आज। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। लेवल 1 का है ये पेपर कि श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम हेतु कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। तो कौन सा आवश्यक नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी और डी। सी और डी में क्या है, ब्रेल लिपि और गामक प्रशिक्षण, ब्रेल स्क्रिप्ट और मोटर ट्रेनिंग जो होती है वो इनके लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जब एक बच्चे का नैतिक विकास एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की घोषित होने की इच्छा पर आधारित होता है तो इस नैतिकता का संबंध किससे है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्जित प्रेरकों की सही व्याख्या नहीं करता। तो कौन सा नहीं करता भाई, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वे सार्विक होते हैं। सार्विक का मतलब सार्वभौमिक या जिसको कहते हैं यूनिवर्सल, तो ये यूनिवर्सल नहीं होते। ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। तो किसने दिया था ये, तो मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था बिने ने। किसने दिया था, बिने। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखो, आप ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सृजनशील बच्चे की क्षमता को अवरुद्ध करता है। तो ये ऑप्शन इसका सेकंड सही हो जाएगा, दूसरों के विचारों की अनुरूपता के लिए जोर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हो सकता है बच्चा अपने आप में भी सही हो, दूसरे की जो है ना क्यों वो फॉलो करे दूसरों को। अपसारी चिंतन के प्रोत्साहन ये भी सही है। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नव प्रवर्तन के लिए प्रेरणा, ये सभी सही हैं। बाकी जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अवरुद्ध करता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो कौन सा हो जाएगा भाई इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अनुदेशनात्मक कार्यक्रम के दौरान प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया गया मूल्यांकन कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये, तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर 4, निर्माणात्मक या रचनात्मक। ठीक है ना, फॉर्मेटिव जिसको असेसमेंट बोलते हैं वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। पेवलाव के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार का सीखना है। पेवलाव के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार का सीखना है, तो ये है अनुबंधित सीखना, कंडीशनड। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। सामाजिकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, संक्रमण आयु, ये संदर्भित नहीं करता। बाकी जो तीनों हैं ये इसका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इनके अधिगम जो है किस में नहीं होता, ये पूछा इसने, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें थकान जब होती है तब अधिगम जो है ज़्यादा प्रभावित होता है। अभ्यास, इच्छा शक्ति और अभिप्रेरणा, इनमें तो पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्ति विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, देखो इसमें ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, अभिवृत्ति, एटीट्यूड जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न देखिए, थार्नडाइक के बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में एक विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेत का उपयोग किया गया था? थार्नडाइक ने तो किसका? जैविक अभिप्रेरक का उपयोग किया गया था, बायोलॉजिकल मोटिव जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4। विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो विकास की प्रक्रिया जो है वो जन्म से मृत्यु तक चलती ही रहती है, ठीक है ना? नहीं, गर्भाधान से मृत्यु तक, सॉरी, गर्भाधान से मृत्यु तक जो है वो चलती ही रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कौन सी शिक्षण अधिगम पद्धति बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं है? तो ये भाषण जो पद्धति है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। प्रयोजनता, समस्या समाधान और प्रयोगात्मक, ये तीनों शामिल हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? बाह्य अभिप्रेरक कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विश्राम, ये बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचनाएं महत्वपूर्ण होंगी? तो इसमें ऑप्शन नंबर ये A, B, C और D चारों ही ऑप्शन सही है इसमें, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, A, B, C और D, ये चारों ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखो, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए? तो कौन सी की जानी चाहिए? ये त्वरण, एसिलेरेशन जिसको बोलते हैं, एसिलेरेशन, त्वरण, ये व्यवस्था की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। वाइगोत्स्की के अनुसार वह भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है ये भाषण? ये कहलाता है निजी भाषण। क्या कहलाता है? निजी भाषण। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय प्रस्तुत किया? तो कौन थे भाई? ये थे पियाजे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार आ चुका है। पियाजे ने वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर 1। किस कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है? सीखने का यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। सभी बच्चों का विकास एक समान होता है। एक समान नहीं होता भाई, अलग अलग प्रकार से होता है, जरूरी नहीं है कि सभी का विकास एक ही दिशा में हो। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते। ठीक है ना, स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वर्णनात्मक है, विश्लेषणात्मक होता है, आलोचनात्मक भी होता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है, प्रत्यय अभिज्ञात्मक प्रश्न, ये नहीं होते, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। किस अधिगम नियोगिता में निम्नलिखित हस्तक्षेप कार्यक्रम सुझाए गए हैं? भाषाई समझ के लिए प्रयास, वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। ठीक है ना, डिसलेक्सिया में ये दोनों चीज़ें बताई गई। नेक्स्ट क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है ना, ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। बाकी जो 1, 2 और 3 ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट देखो, एक बच्चा किसी पाठ को अपनी सुविधानुसार कई भागों में बांटकर सीखता है, यह सीखने की कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि है ये? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अंश विधि, यानी कि पार्ट मेथड जिसको बोलते हैं, पार्ट मेथड, अंश विधि। अच्छी विधि बताई गई है ये। नेक्स्ट देखो, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यह संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो किसके द्वारा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो ये किया गया है वाइगोत्स्की द्वारा। किसके द्वारा? वाइगोत्स्की द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। गैनेन के अधिगम प्रतिमान के अनुसार किसी संप्रत्यय अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होगी? तो ये किसकी नहीं होगी? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, नियम अधिगम। ये तीनों होते हैं, श्रृंखला अधिगम भी होता है, संकेत अधिगम भी होता है, विभेदन अधिगम भी होता है। तो ये दूसरा नहीं होता, नियम अधिगम, यही इसका आंसर हो जाएगा। 90-110 बुद्धि लब्धि प्रसार किस बौद्धिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है एवरेज, औसत का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों कौन से, अब लेवल 2 के प्रश्न आते हैं, साइकोलॉजी के ही। देखते हैं ये भी कैसे प्रश्न थे। आइए, इसमें पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रगति का नियम। कौन सा हो जाएगा? प्रगति का नियम, लॉ ऑफ प्रोग्रेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। ये जो है बुद्धि का क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, बाकी तीनों हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? तो ये मिलान करना, विश्लेषणात्मक, बहुविकल्पीय और रिक्त स्थान। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आप सभी को ही पता होगा, विश्लेषणात्मक प्रश्न। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये नहीं होता। आगे देखो, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। क्या हो जाएगा? स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरलिटी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान कर लेना इसको। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, जीववाद, एनिमिज्म। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसमें, ये नहीं है। बाकी और तीनों इसमें, उत्क्रमणीयता, क्रमबद्धता और संरक्षण, ये तीनों हैं। बाकी ऑप्शन नंबर जो 3 है वो नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। व्यक्ति की विभिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है भाई? देखो, इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा कि व्यक्ति की विभिन्नताएं केवल आनुवांशिकता का ही परिणाम होते हैं। ये गलत है इसमें, बाकी और तीनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तथा उसमें समझ की ज़रूरत भी अधिक हो, तो सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तो कौन सा हो जाएगा? ये विराम विधि सही होगी इसमें। कौन सी? विराम विधि, ऑप्शन नंबर 1। अधिगम योग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं होगा? तो कौन सा लाभप्रद नहीं होता भाई? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अमूर्त से मूर्त। अमूर्त से मूर्त ये हो जाएगा इसमें, मतलब कि मूर्त से अमूर्त होता है ये।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विकास रैखिक पथ का अनुसरण करता है। ये ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो किसकी होती है? ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा वाइगोत्स्की की। किसकी? वाइगोत्स्की की। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा इसका। कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्थाएं पारंपरिक नैतिकता के स्तर से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें जैसे ये दे रखा है ए और डी, व्यक्तिवाद एवं विनिमय और सामाजिक अनुबंधन और व्यक्ति अधिकार। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए और डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये? अवधान एवं मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा सीखना ये कहलाता है संज्ञानात्मक सीखना, कॉग्निटिव लर्निंग। सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो कौन सी है? तो ये ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा इसका। पैवलाव के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम दीपकों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता? धनात्मकता मतलब होता है पॉजिटिव, तो कौन सा नहीं करता है? इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, प्रेरक की कमी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें, शिक्षक का शारीरिक रूप। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, उसकी विषय वस्तु भी अच्छी होनी चाहिए, शिक्षक का संप्रेषण कौशल भी अच्छा होना चाहिए, बाकी शारीरिक रूप से कोई मतलब नहीं है, ये प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है ना, एंडोक्रीन ग्लैंड। आगे देखो, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार किस सीखने के नियम से संबंधित है? तो किससे है? ऑप्शन नंबर 2, अभ्यास का नियम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा भाई? देखो, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत एटकिंसन, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो, प्रणोद सिद्धांत वुडवर्थ और उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत मैकलीलैंड। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है एंटिगन्स, ये गलत है इसमें। आगे देखो, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। तो क्या है ये तात्पर्य? तो इसका ऑप्शन नंबर देखो, सभी बच्चों के लिए शिक्षा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, सभी बच्चों के लिए शिक्षा ये कहलाती है समावेशी शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, निष्क्रिय उपस्थिति। ठीक है ना, पैसिव अटेंडेंस जिसको बोलते हैं। गैने के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए? तो ये हो जाएगा समस्या समाधान अधिगम। ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो,
स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत के में बुद्धि के किन 3 पहलुओं पर बल दिया गया है? तो किस में दिया गया है ये? ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा, ए, बी और डी। तो घटकीय, अनुभवजन्य और संदर्भात्मक, ये तीनों में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। धीमी गति की अधिगमकर्ता के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, त्वरण। ठीक है ना, ये त्वरण उसमें भी आया था, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सही होता है ये। किशोरावस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार पैटर्न के लिए सही कूट का चयन कीजिए। तो देखो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा नेतृत्व कुशलता और परानुभूति, ए और बी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है, कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षाएं लेना। ऑप्शन नंबर बी। नहीं, हाँ एक और है भाई इसका, जैसे ये तो बी और सी, ये हो जाएगा इसका, शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी और सी हो जाएगा। वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थियों की उनके वातावरण के साथ अंतःक्रिया सुनिश्चित करती है, वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है ऐसी शिक्षा? ये कहलाती है प्रगतिशील शिक्षा। क्या कहलाएगी? प्रगतिशील शिक्षा। ऑप्शन नंबर 2। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं होगी? दृष्टिबाधित यानी जो देख नहीं सकते, तो उनके लिए उपयोगी नहीं होगी। तो इसमें फिल्म स्ट्रिप्स जो है ये सही आंसर हो जाएगा, ये उपयोगी नहीं होगी। अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों के सही कूट का चयन कीजिए। तो कौन से हो जाएगा इसमें? ये ए, बी, सी और डी, यानी कि अभिप्रेरणा भी, अभिक्षमता भी, अभिरुचि भी और अवधान भी, ये चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। अब इसका लास्ट प्रश्न देखो साथियों, एक अधिगम कठिनाई जो बच्चे के लिए वर्णों और शब्दों में अंतर करने में समस्या उत्पन्न करती है, तो ये कहलाती है डिसलेक्सिया। क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया। ये पठन विकार से संबंधित होती है, ये पठन विकार से संबंधित होती है डिसलेक्सिया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आज की क्लास थी लेवल 1 और लेवल 2 2023 का जो PYQ था उसके पार्ट थे साइकोलॉजी का। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ सीखने को मिला होगा। अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना है क्लास, और सब्सक्राइब करना है चैनल को। मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।